चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम ब्राज़ील के बारे में कर रहे थे। हमने लास्ट सेगमेंट के तहत ब्राज़ील का कोर एंड पेरिफेरी सेगमेंट अच्छे से समझा। हमने ये देखा कि जो ब्राज़ील का साउथ ईस्ट है वो कोर की तरह बिहेव करता है, जिसमें महत्वपूर्ण शहर जो हैं साओ पोलो, रायो जेनेरो, ये इम्पोर्टेंट शहरों के रूप में काम करते हैं। और पेरिफेरी के रूप में हमने देखा द नॉर्थ, यानी कि जो अमेज़न रिवर का एरिया है और यहाँ का एक फ्री ट्रेड जोन दैट इज़ मनाउस। क्लियर है इतनी कहानी? हमने कोर पेरिफेरी रिलेशनशिप समझा था पिछले लेक्चर में ब्राज़ील का। आज हम आगे बढ़ते हैं और ब्राज़ील की ही रीजनल ज्योग्राफी में ब्राज़ील के दूसरे हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको पहले हिस्से दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप देख लें, कोई गलती न रह जाए। ये देखिए, अब हम जिस रीजन के बारे में पढ़ेंगे वो ये वाला रीजन है, द नॉर्थ ईस्ट। मैं अभी दिखाता हूँ, थोड़ा इसको सेटल कर दें। सो लुक एट दिस, ये नॉर्थ हो गया हमारा ऑरेंज कलर का, ये साउथ ईस्ट भी हो गया हमारा ब्राउन या कॉफ़ी कलर कह लीजिए। और अब हम बात करेंगे इस नॉर्थ ईस्ट की। देखिए कुल ब्राज़ील की 28% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। ये सभी स्टेट्स एक लाइन से जो आपको देख रहे हैं ये अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। मतलब हम ब्राज़ील के इस हिस्से की बात कर रहे हैं, द ईस्टर्न कोस्टल एरिया। अब मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ जो वेजिटेशन कवर वाइज आपको दिखाया जाएगा ताकि आप इस रीजन को कोरिलेट कर पाएँ। यहाँ पर देखिए, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। इस रीजन की बात करने का सीधा मतलब है कि हमें यह दिख गया कि यहाँ पर एक सेगमेंट जो इस येलो कलर से मार्क है वो ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस फॉरेस्ट एरिया है। यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया वो वन जो पत्ते गिराते हैं मौसम आने पर, और उसके अंदर ये रेड कलर का काटिंगा एरिया हम जानते हैं कि एक तरह का स्क्रब लैंड है। श्रब्स हैं, यहाँ पर झाड़ उगते हैं, यानी कि थॉर्नी स्क्रब्स, कांटेदार झाड़ियाँ, छोटे छोटे वुडी प्लांट्स, क्योंकि वर्षा कम होती जाएगी ना। और अंदर जब हम आए हैं तो इस रीजन में हम जानते हैं कि ग्रासेस हैं। ये सेराडो का इलाका है जो ऊपर की ओर एक्सटेंड हो रहा है। तो कोस्ट से अगर इनवर्ड आते हैं तो रेनफॉल कम होता है, तो नेचुरली उसी तरह से फिर एग्रीकल्चर का टाइप भी बदलेगा। इस रीजन को आप समझने जा रहे हैं। 28% जनसंख्या कोई कम नहीं होती, पूरे ब्राज़ील की 28% पॉपुलेशन है। कैसे जोड़ेंगे हम जनसंख्या को और विकास को, यहाँ पर आओ समझें। देखिए जब हम इस रीजन की बात करते हैं तो ये कॉलोनियल हिस्ट्री से स्ट्रांगली इम्पैक्टेड रीजन है। मतलब कॉलोनियल टाइम के दौरान जो ट्रायंगुलर ट्रेड होता था, जिसे आप अटलांटिक ट्रायंगुलर ट्रेड या स्लेव ट्रायंगुलर ट्रेड कह सकते हैं, उसमें जो अफ्रीकन स्लेव्स लाए जाते थे ब्राज़ील में, उनसे यहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर करवाया जाता था। तो ये रीजन प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए फेमस है क्योंकि ये रीजन अटलांटिक ओशियन के किनारे होने के कारण इस ट्रायंगुलर ट्रेड को एक्सेस कर सकता था, इसलिए यहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता था। इसी रीजन में एक फ़िज़िकल फीचर भी फॉल करता है ब्राज़ील का, और वो है हाईलैंड, यानी कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड। और हमने ये पढ़ा भी था कि ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये रीजन कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब समय जब बीत गया और आज यहाँ पर यूरोपियन कॉलोनियल सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट कैसे नज़र आता है कि अफ्रीका से लाए गए वो सभी स्लेव्स यहाँ पर आज मेन पॉपुलेशन बेस है। सो अफ्रीकन स्लेव्स जो किसी टाइम पर लाए गए, जब स्लेवरी ख़त्म हुई ब्राज़ील में, इसका समय 1884 के अराउंड है,
उस समय में वो जब फ्री हुए तो वो यहाँ की एग्रीकल्चरल कम्युनिटी बने। तो अफ्रीकन मूल के यानी कि अफ्रीकन नस्ल के एग्रीकल्चरल कम्युनिटी यहाँ पर वास करती है, यहाँ पर रहते हैं। आज़ाद हो जाने के बाद यानी कि दासता से मुक्त हो जाने के बाद भी उनका जीवन स्तर उतना बेहतरीन नहीं हुआ, उतने बेहतरीन नहीं हुए। आई बात समझ में? तब भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता था, तो आज भी ये होता है, क्योंकि किनारे पर रेनफॉल एडिक्वेट है, इसलिए शुगर केन कल्टीवेशन होती है। जैसे जैसे आप अंदरूनी इलाकों की तरफ आते हैं, रेनफॉल कम होता है तो दूसरी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, पर किनारों पर शुगर केन कल्टीवेशन होता है। अंदर आते आते अनदर क्रॉप जो कि कम बरसात में भी टिक जाती हैं वो होती हैं। मतलब ये इलाका अगर आप मुझसे पूछें तो एग्रेरियन सिस्टम से डोमिनेंट है, यहाँ का कल्चर एग्रेरियन है। और एग्रेरियन कल्चर होने की सबसे बड़ी बात, देखिए जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपकी मजबूरी है कि आपको एग्रीकल्चर करने के लिए लेबर चाहिए। और एग्रीकल्चर की एक दूसरी समस्या है कि ये बहुत अधिक ना तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है और ना ही ये बहुत अधिक वेल्थ क्रिएट कर सकता है, रेम्यूनरेशन क्रिएट कर सकता है। तो ना तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पा रहा है, ना बहुत अधिक इनकम क्रिएट कर पा रहा है। ऐसे में जब इनकम आपके पास उतनी है नहीं है तो फिर आप उस लेबर बेस को कहाँ से परचेज़ करेंगे? तो हो ये जाता है कि लेबर अधिकतर फैमिली से ही कंट्रीब्यूट कराई जाती है। तो एग्रीकल्चर का डोमिनेंट होना, एग्रेरियन कल्चर होने का सीधा नतीजा ये निकला कि इस क्षेत्र में पॉपुलेशन अधिक है। पॉपुलेशन अधिक मतलब यहाँ पर ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ओके। और ज़्यादा बच्चे पैदा होना जो कि लेबर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, जो कि ज़रूरी है एग्रेरियन कल्चर में, यही ज़्यादा बच्चे, यही अधिक पॉपुलेशन इसी एग्रीकल्चर पर टिके हुए हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट करने की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। और यही कारण बनता है यहाँ की गरीबी का, यही कारण है यहाँ की गरीबी का। तो पॉवर्टी, ये पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया है। प्रिया ये मेल समझ में आया सारा? मेल मैंने जो बैठाया कीजिए, कैसे याद रखनी, कैसे समझनी है, पक्का? रिपीट कराएं, रिपीट करवाएं आपसे, कर सकते हो? गुड। तो पॉवर्टी बहुत है इस इलाके में, ठीक है। हमने पूछ लिया बच्ची से, उसने जवाब दे दिया था, ओके। चलें, ये पॉवर्टी को दूर करने के लिए यहाँ पे लोग क्या करेंगे? अब फैमिली साइज़ बड़े हो रहे हैं और ऊपर से गरीबी भी है, तो ऑप्शन क्या बचता है अपने पास? माइग्रेट। तो माइग्रेट कर रहे हैं, किस और माइग्रेट कर रहे हैं? जो साउथ ईस्ट का कोर है। हमने अभी आपको मैप में दिखाया ना, हम नॉर्थ ईस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है प्रिया? ये साउथ ईस्ट तो कोर को बताने के लिए लिखा है ना, पर अभी हमने इन इमेजेस में देखा था ना, दिस नॉर्थ ईस्ट, ये जो पिछले दिन पढ़ा था दैट वाज साउथ ईस्ट, ओके, वो कोर है। तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन से लोग माइग्रेट कर रहे हैं साउथ ईस्ट की तरफ, यानी कि कोर की तरफ, और वही रूरल टू अर्बन माइग्रेशन नज़र आती है। और यही लोग होते हैं जो साउथ ईस्ट में जा कर के साओ पोलो या रायो जनेरो जैसी जगहों पर क्या क्रिएट करते हैं? द फेवलास, यानी कि स्लम्स। मतलब वहाँ भी इनकी जीवन कोई बेहतर नहीं होता। आप ये भी नहीं कह सकते कि उस अर्बन लाइफस्टाइल से ये बहुत कुछ गेन कर रहे हैं। जीवन का स्तर हो सकता है नीचे ही गिर जाता हो, पर फिर भी क्या करें, क्योंकि जिस इलाके में वह हैं वहाँ भविष्य में विकास होने के लिए उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होती, तो उन्हें जाना होता है। एक दाव आदमी खेलना चाहता है कि चलो दाव खेल के देख लेते हैं, क्या पता सफल हो गए तो कुछ बेहतर हो जाएगा, पर यहाँ तो दाव खेलने का भी ऑप्शन नहीं है, ओके। सो ज़रूरी है इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके एग्रीकल्चर को प्रोग्रेसिव बनाना, ओके। जब एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोग्रेसिव हो जाएगी तो यहाँ पर लोगों के पास इनकम बेहतर आएगी।
जब इनकम बेहतर आएगी लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, और जब डिमांड क्रिएट होगी तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की फॉर्म में आएगी, और तब यहाँ पर फिर इकोनॉमी का बेस एग्रीकल्चर से डाइवर्ट होकर के मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर की तरफ जाएगा। तब यहाँ पर इनकम और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ में विकास आएगा। तो सरकार को आज कुछ इस तरह के पॉजिटिव इंटरफेरेंसेस इस इलाके में करने हैं। पर बहरहाल अभी की सच्चाई यहाँ की यही है कि यहाँ का वर्ग एक समय में स्लेवरी से जूझता रहा। आज स्लेवरी नहीं है, लेकिन उनकी हालत ब्राज़ील की जो टोटल वेल्थ है उनमें कोई बहुत अच्छी नहीं। वेल्थ में इनकी हिस्सेदारी वैसी नहीं, अर्बन डेवलपमेंट में नहीं, पॉलिटिकल पावर में नहीं। तो इस कारण से ये इलाका पिछड़ा है, विकसित नहीं हो पाया। आई बात समझ में? देश के विकास का ना तो राजनीतिक लाभ कोई बड़े स्तर का यहाँ पहुँचा, ना ही आर्थिक विकास का लाभ यहाँ बड़े स्तर का पहुँचा। उन चीज़ों में आज भी यहाँ कमियाँ हैं। अगले हिस्से के बारे में पढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, देखिए ये वेस्टर्न सेंट्रल इलाका है। द वेस्टर्न सेंट्रल इलाका, इस वेस्टर्न सेंट्रल में 7% जनसंख्या है। इसी के ईस्टर्न मार्जिन पर कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और ब्राज़ीलिया एक फॉरवर्ड कैपिटल है। यानी कि ब्राज़ील की सरकार ने दुनिया भर में ऐसे फॉरवर्ड कैपिटल्स बनाने की प्रक्रिया होती है आंचल। जब भी किसी मुल्क को दिखता है, जैसे कि एक समय में हम जानते हैं कि राजधानी रायो डी जनेरो भी रही ना, तो वो कोस्टल सिटी है। ये देखिए, तो जब भी हम इसके सराउंडिंग डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट को कंट्री के इंटीरियर एरियाज़ की ओर ले जाना चाहते हैं कि डेवलपमेंट वहाँ भी स्प्रेड हो, तो कोशिश होती है कि फॉरवर्ड कैपिटल्स बनाई जाएं। ओके, तो कैपिटल फिर अंदरूनी इलाके में बनाई यहाँ ब्राज़ीलिया। 1960 के दशक की कहानियाँ हैं ये। और फिर इसके आसपास भी विकास बढ़ना शुरू हुआ। तो आज ये एक विकसित मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जहाँ पर भी फेवेलाज यानी कि स्लम्स बहुत हैं। बट ये ब्राज़ीलिया इसी सेंट्रल वेस्टर्न एरिया के ईस्टर्न पॉइंट पे है, जो कि साउथ ईस्ट कोर रीजन का बिल्कुल बॉर्डर एरिया है। ओके, अब हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं, इसके फिज़िकल फीचर्स को देखें ज़रा। तो वेजिटेशन का टाइप क्या है यहाँ पर, देखिए दिस वेस्टर्न सेंट्रल एरिया, ये देखिए तो ये रीजन की आप बात कर रहे हैं। इस इलाके में आपको मिलता है मातो ग्रोसो प्लेच्यू। अब ये मातो ग्रोसो प्लेच्यू एरिया, उसके अलावा यहाँ पर आपको ये क्रीम कलर में मिला पैंतानल। तो ये हमने पढ़ा था कि ये एक सीजनल वेट एरिया है, क्योंकि यहाँ से बहती है पाराग्वे नदी। तो पाराग्वे का वेटलैंड है। ओके, और हम जानते हैं कि जो वेटलैंड्स होते हैं दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इनकी अपनी इकोलॉजिकल सर्विसेज ही बहुत होती हैं, लेकिन कोशिशें जारी हैं सरकारों की, और तेज़ी से उन वेटलैंड्स के एरियाज़ को रिक्लेम करके एग्रीकल्चरली हैबिटेबल एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एग्रीकल्चर का तो वहाँ विकास हो जाता है, बट जो उस इलाके की इकोलॉजिकल सर्विसेज होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। वेटलैंड्स का तेज़ी से खेती बाड़ी वाले इलाकों में या फिर ग्रेजिंग ग्राउंड्स में बदलना इस बात की ओर इशारा करता है कि जो नेचुरल इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इकोलॉजिकल जोन्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इससे एनवायरनमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। ओके, बट चलिए उस पर आएंगे हम, पहले तो इस रीजन को ही समझ लें हम। तो ये देखिए मातो ग्रोसो प्लेच्यू एरिया, तो यहाँ पर हमें ये समझ आ रहा है कि सेराडो का इलाका भी आ रहा है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हम ईस्ट कोस्ट से बहुत दूर आ रहे हैं, हम दूर आ गए हैं।
तो ऐसे में इस इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्क्रब लैंड्स मिलेंगे, द स्क्रब लैंड, द श्रब्स एंड द ग्रास लैंड्स। तो स्क्रब, ग्रास लैंड्स दोनों ही यहाँ पर मिलते हैं, ओके। लेकिन ये रीजन इज़ डोमिनेटेड बाय द सेराडो। दिस रीजन, हम वेस्टर्न सेंट्रल रीजन की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा डोमिनेटेड है? डोमिनेटेड बाय द सेराडो रीजन। और सेराडो रीजन यहाँ पर क्या है? द ग्रासलैंड्स। और कौन सी? द सवन्ना, ठीक है। दो तरह के ग्रासलैंड्स हैं इस धरती पर, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, है ना। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में सबसे महत्वपूर्ण सवन्ना, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आप जानते ही हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, यूरोप और एशिया यूरेशिया में स्टेपीज, और साउथ अमेरिका में पम्पास। तो इस तरह से ये अलग अलग इलाके हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज़ हैं, ओके। तो यहाँ पर सवन्ना ग्रासलैंड मिलती है, जिसे क्लियर करके एग्रीकल्चर करना बहुत इजी है। एग्रीकल्चर लायक जिन रीजन्स में एडिक्वेट रेनफॉल है वो रेनफॉल बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ नहीं तो वहाँ पर इरिगेशन के प्रबंध हैं। लेकिन मेन कहानी यहाँ का एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर भी यहाँ कोई आम नहीं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। आप इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर करते हैं, आई बात समझ में? यानी कि सब कुछ होता है यहाँ पर, सब चीज़ें, जैसे कि सोयाबीन भी उगता है, ग्रेन्स भी उगते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और बहुत सारे दूसरे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो उगती हैं। मेन एस्पेक्ट ये है कि इस एग्रीकल्चर का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़ा योगदान है, ओके। तो इट इज़ अ ग्रासलैंड एरिया, सो इट इज़ गुड for the agricultural purposes. The scrubland area is good for the cattle ranching or the livestock rearing. तो यहाँ पर livestock rearing भी होता है, cattle ranching होती है, यहाँ पर agriculture होता है, ओके। एक तरह से आप इसे ब्रेड बास्केट मान के चलिए ब्राज़ील की। तो इट इज़ अ ब्रेड बास्केट ऑफ द ब्राज़ील। जैसे मिड वेस्ट है यूएस का, वो वहाँ का ब्रेड बास्केट है, वैसे ये भी ब्रेड बास्केट है। ग्रासलैंड्स पूरी दुनिया में ब्रेड बास्केट के रूप में जाने जाते हैं, है ना। एग्रीकल्चरली प्रोग्रेसिव एरियाज़ होते हैं वो। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जो मेन चीज़ है वो ये देखिए, जब भी हम इन इलाकों को इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में बदलना चाहते हैं, किसी एग्रीकल्चर को सिर्फ़ और सिर्फ किसान के खाने योग्य नहीं रखना है कि वो सबसिस्टेंस रहे, गुजारे लायक, वो सरप्लस एग्रीकल्चर है, यानी कि वो ट्रेड एंड कॉमर्स का हिस्सा बन रहा है। वो एग्रीकल्चर जो क्रॉप उगा रहा है वो इंडस्ट्रीज़ की इनपुट रॉ मटेरियल बन रही हैं। तो दैट एग्रीकल्चर इज़ इंडस्ट्रियल स्केल ऑफ एग्रीकल्चर। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस इलाके में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फॉर्म में यहाँ पर मेन एस्पेक्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिंक्स, सड़कें। देखिए, अगर आप इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आप किसी इलाके में गन्ने की खेती को प्रमोट कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है वहाँ पर शुगर मिल तक जाती हुई सड़कें। जब तक उन खेतों से मिल तक जाती हुई सड़कें नहीं होंगी तो गन्ना मिल तक पहुँचेगा कैसे? तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होने चाहिए। दूसरा, तब तक उद्योग लायक खेती नहीं होती है जब तक आप क्रॉप को एक एम्पल अमाउंट में स्टॉक करने का प्रबंध ना दे पाएँ। तो वेयर हाउसेस, स्टोर हाउसेस होने बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ों की ख़रीद फ़रोख्त हो सके, सेल परचेज़ हो सके, तो मंडियाँ, मार्केट होनी ज़रूरी है। तो इस इलाके में सरकारों के प्रयास से इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। खेती इस स्तर की हो सके उसके लिए ज़रूरी है पावर जनरेशन, बिजली, क्योंकि अधिकतर सारे ऑपरेशंस, चाहे फैक्ट्री चल रही हैं,
चाहे खेतों में पानी लग रहा है, बीट एनीथिंग, ये पावर जनरेशन की मदद से ही होता है। बिजली होनी ज़रूरी है। जिन इलाकों में बिजली नहीं है उन इलाकों की खेती पिछड़ी हुई है। तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है सरकार ने यहाँ दिया है, इसलिए इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर यहाँ बहुत प्रोग्रेस कर गया। लेकिन फिर भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि सरकार प्राइवेट प्रोडक्शन को मैच नहीं कर पाई। यानी कि जिस स्तर पर प्राइवेट किसान पैदा कर रहा है उस स्तर पर सरकार वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाई। तो अगर इस इलाके के आज किन्हीं कारणों से पीछे रहने के कारण जो बनते हैं वो ये हैं कि जिस रफ्तार से प्राइवेट प्लेयर ने इन्वेस्टमेंट की अपनी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, उस रफ्तार से पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हुई इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो पैदावार तो बहुत बढ़ गई है, खेती तो बहुत बढ़ चुकी है, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन आवागमन के साधन, बिजली आपूर्ति, बाज़ार मंडियाँ, रख रखाव के साधन उतने साथ के साथ विकसित नहीं हो पाए। इसी कारण फिर उतने उद्योग धंधे भी वहाँ नहीं आ पाते हैं। ये समस्या का कारण बनता है। आई बात समझ में? लेकिन ये इलाका ब्राज़ील के लिए उसके भोजन की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए आप कोर एरिया समझ लीजिए। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एरिया। ओके, ये था वेस्टर्न सेंट्रल एरिया। और इसी के ईस्टर्न पॉइंट पर क्या आता है, हमने अभी पढ़ा ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया राजधानी के रूप में अपने यूनिक डिज़ाइंस, जो बिल्डिंग्स हैं उनके डिज़ाइंस, अर्बन प्लानिंग, बहुत खूबसूरत अर्बन प्लानिंग, इन चीज़ों के लिए जानी जाती है। साथ ही वो दुनिया भर के तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ की उन कैपिटल की तरह भी जानी जाती है जहाँ पर बेअंत स्लम्स हैं। तो ये स्लम्स भी यहाँ पर हैं। ये सीधे रिप्रेजेंट करता है कोर पेरिफेरल स्पेशियल रिलेशनशिप्स को, जिसमें रूरल पेरिफेरल एरिया से लोग इन कोर एरियाज़ की तरफ, जिसको एंकर करती है ब्राज़ीलिया, साओ पोलो, राय जेनेरो, इनकी तरफ लोग आ रहे हैं। और ये ट्रेंड यहाँ भी देखा जाता है। ओके, लेकिन इस क्षेत्र में ब्राज़ीलिया के विकास ने यकीनन ही इंडस्ट्री को डेवलप होने का मौका दिया है। मतलब ब्राज़ीलिया ने एक फॉरवर्ड कैपिटल होने का अपना ज़िम्मा पूरा किया है, इस क्षेत्र का विकास हुआ है। ब्राज़ीलिया ही वो इलाका है जहाँ से अमेज़ॉन के नॉर्दर्न रीजन्स के एक्सेस को आप यहाँ के हाईवेज़ के वाया एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वो इलाके जहाँ जाना भी शायद मुश्किल है, ब्राज़ीलिया एक कैपिटल के रूप में उन सब इलाकों का एक्सेस रखती है। लेकिन अभी भी वो सभी फ्रंटियर्स, वो सभी इलाके उस लेवल की डेवलपमेंट का वेट कर रहे हैं जो वहाँ हो सकता है। उस स्तर का विकास, उस स्तर का डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं है। और जब हम बात डेवलपमेंट की करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पर, पॉपुलेशन के नाम पर, ब्राज़ील की लोकेशन और उसकी इंटरनेशनल ट्रेड कनेक्टिविटी को देखें तो उसके पास सारे फिजिबल ग्राउंड हैं। वो बहुत विकसित अभी और हो सकता है एक मुल्क के रूप में, अगर वो अपने इंटीरियर को फुली यूटिलाइज़ कर ले और कैपिटलाइज कर ले, डेवलप कर ले। बट इसका फिर सीधा नतीजा हम देख रहे हैं, वो क्या है? पर्यावरण के ऊपर है। ये जो रेकलेस डेवलप